यस, कौन करेंगे आज प्रेयर? मैम हम करेंगे। दोनों हाथ नमस्कार अपने माता पिता गुरुजन और इष्ट देव को प्रणाम करते हुए 3 बार ओम का उच्चारण। भूर्भुवस्सुर्वरेण्यं सधीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरुविष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। करते हुए आंखों में पूरे चेहरे में महसूस हो। चलिए, तो आज हम यहाँ पर पेज नंबर 34 पर हैं और मिनरल्स खनिज लवण से आज हमें शुरू करना है। तो शरीर पेज नंबर 34। शारीरिक अंगों को सुचारू रूप से चलाने के लिए स्वास्थ्य के लिए खनिज लवण विशेष महत्वपूर्ण होते हैं। इसमें मुख्य हैं कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, सोडियम, पोटेशियम, आयोडीन, क्लोरीन और मैग्नीशियम। और इन तत्वों में कैल्शियम, फास्फोरस और लोहा ये सबसे मुख्य खनिज लवण हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर बात की गई है फास्फोरस की। यह अस्थियों तथा दांतों का निर्माण करने में मदद करते हैं और स्नायु संस्थान को स्वस्थ रखने में इसका मतलब बहुत विशेष महत्व है। यह रक्त को भी शुद्ध करता है। शरीर में जितने भी खनिज पदार्थ होते हैं उनका 1/4 हिस्सा फास्फोरस है। इसकी प्राप्ति मांस, कलेजी, अंडे, मछली, दूध, दही जो भी ये सब हैं इन सब से होती है। इसके अतिरिक्त बादाम, मेवा, पालक, आलू, गोभी, मूली, गाजर से भी फास्फोरस मिलता है। ठीक है, मैं इनको एक बार एक लाइन में बताती हूँ, फिर इसको आराम से समझाऊंगी। नेक्स्ट है लोहा। लोहा रक्त की लाल कणिकाओं के लिए आवश्यक है। इससे लाल रक्त यानी कि हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है। मैम ये मेवा का मतलब क्या? मेवा मतलब ड्राई फ्रूट्स, बादाम, अखरोट और ये सब। जी जी। तो इसके जो ये है समझ शरीर में 1.10 ओंस होता है और नॉर्मली आपका जो ब्लड सेल्स है उनके निर्माण में इसका मुख्य काम होता है आयरन यानी लोहे का। इसके सोर्सेस हैं लोहा, यकृत, मांस, अंडे की जर्दी अधिकता में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त दाल, अंजीर, अंगूर, पालक, मेथी, सलाद, पुदीना, टमाटर इनमें भी थोड़ी मात्रा में पाया जाता है। इसके बाद कैल्शियम, यह सबसे ज्यादा जो मिनरल्स हैं उनमें तो सबसे ज्यादा मात्रा में कैल्शियम ही प्रेजेंट होता है और ये भी हड्डियों और दांतों के लिए बहुत निर्माण में बहुत जरूरी है। इनको स्वस्थ रखता है। कैल्शियम हृदय की मांसपेशियों में भी होता है। मांसपेशियों कैल्शियम तंत्रिका तंत्र और शरीर की सभी कोशिकाओं के लिए भी परम आवश्यक है। इसकी आवश्यकता वयस्कों की अपेक्षा बालकों में ज्यादा होती है। जो ग्रोइंग एज के बच्चे हैं
तो जिनका डेवलपमेंट हो रहा है तो उनकी रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है कैल्शियम की। ठीक है, तो तो यहाँ पे हम पहले फास्फोरस के बारे में जान लेते हैं। ओके, पहले हम कैल्शियम के बारे में जानते हैं। कैल्शियम हमारा जो ह्यूमन बॉडी है रिक्वायर मोर कैल्शियम देन, किसी भी मिनरल की अपेक्षा कैल्शियम की रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा होती है। द बॉडी ऑफ द इन्फेंट एट बर्थ कंटेन, कैल्शियम कभी भी अकेला प्रेजेंट नहीं होता कि अकेला, ये किसी न किसी के कॉम्बिनेशन में के साथ ही रहता है। जैसे कैल्शियम फास्फोरस के साथ रहेगा, कैल्शियम फॉस्फेट के या किसी भी दूसरे तत्व के साथ ये कॉम्बिनेशन में पाया जाता है। तो ऑल दिस कंपाउंड फॉर्म द कैल्शियम कार्बोनेट, या इस तरीके से द एब्जॉर्प्शन ऑफ रिटेंशन ऑफ दिस मिनरल डिपेंड ऑन द intake as well as other factor. Normally approximately 20 to 40% this mineral absorb. हमारा जो पूरा कैल्शियम है इसका एब्सॉर्प्शन अर्थ में होता है। ठीक है, the amount absorbed however may be greatly increased during, इसकी जरूरत ज्यादा होती है बच्चों में, जो बढ़ते हुए बच्चे हैं। कैल्शियम हैज ऑल्सो डिपेंड ऑन द हाइली कंडीशन, तो आपकी आंतें कितनी स्वस्थ हैं, कितना आपका पेट स्वस्थ है, उसके ऊपर कैल्शियम की मात्रा निर्भर करती है। विटामिन B12, विटामिन डी और इन सब पर भी आपकी कैल्शियम की मात्रा निर्भर करती है। और ये आपके जो एक्स्ट्रा कैल्शियम है वो यूरिन के द्वारा बाहर निकलता है एंड कुछ मल और मूत्र दोनों के द्वारा। कैल्शियम का मुख्य काम है ये आपकी बोन्स, आपकी हड्डियों और दांतों के लिए बहुत जरूरी है। इट इज नेसेसरी फॉर द नॉर्मल एक्शन, आपके हृदय की मांसपेशियों के लिए, हृदय के लिए भी कैल्शियम बहुत जरूरी है। ठीक है, और जितनी मसल्स हैं उन सब के लिए, तो चार चीज, आपकी हड्डी, आपके दांत, आपका हृदय और आपकी मांसपेशियां, मसल्स, इन सब के लिए कैल्शियम बहुत जरूरी है। तो ये इट एट द क्लॉटिंग प्रोसेस ऑफ, और ये ब्लड का थक्का जमाने में, जैसे ब्लड को बहने से रोकता है एंड स्टिमुलेट, और जितनी पाचन क्रिया है उसमें भी कैल्शियम बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कैल्शियम इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रॉपर फीटल ग्रोथ, तो छोटा मतलब फीटल है, गर्भ है, उसके लिए भी कैल्शियम बहुत जरूरी होता है। फॉर नॉर्मल हेल्थ ऑफ द मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, गर्भ के दौरान, जब मतलब ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स होती हैं उनके लिए भी कैल्शियम की जरूरत काफी ज्यादा होती है। तो इस तरीके से, तो इसका एब्जॉर्प्शन किन किन चीजों पर निर्भर करता है, इनका एब्जॉर्प्शन डिपेंड करता है विटामिन D, A, C पर। दूध वगैरह इसके सोर्सेज हमने बताई दिए हैं। तो आपको पता कैसे चलेगा कि आपके शरीर में कैल्शियम की कमी है? आपके हड्डियों में, मांसपेशियों में दर्द होने लगता है और थका हुआ मतलब महसूस करते हैं हर समय, मतलब ताकत ऐसे लगती है बहुत कम हो रही है, तो या फिर बहुत जल्दी आपको कोल्ड कफ हो जाता है, या आपने देखा होगा कुछ लोग, बहुत सर्दी भी पड़ रही है बट उनके सिर में पसीना आता है, तो वो सब भी कैल्शियम की कमी के कारण ही होता है। ठीक है, और कैल्शियम की कमी के कारण आपकी हड्डियां कमजोर होने लगती हैं, दांत टूटने लगते हैं और हार्ट बीट फास्ट होने लगती है, मसल क्रैम्प्स आते हैं और नींद आने की प्रॉब्लम होती है। तो ये सब कैल्शियम की कमी के कारण होते हैं। ठीक है, सो पीरियड्स प्रॉब्लम जैसे जब प्यूबर्टी है, यानी कि जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होती है, उस समय भी कैल्शियम की रिक्वायरमेंट यंग गर्ल्स में काफी हाई होती है, और मेनोपॉज के समय जब पीरियड्स बंद होते हैं उस समय भी कैल्शियम की रिक्वायरमेंट काफी हाई होती है। तो इस तरीके से कैल्शियम की जरूरत ऑलमोस्ट काफी ज्यादा मात्रा में जरूरत चाहिए होती है। तो इसका बहुत अच्छा सोर्स है रागी, जिसको नॉर्मल मंडुआ भी कहा जाता है और अलग अलग नाम से जानते हैं। तो बहुत सारे सोर्सेस हैं इसके, और दूध के प्रोडक्ट, इन सब में कैल्शियम खूब मात्रा में प्रेजेंट होता है।
ना फॉस्फोरस की बात करते हैं, आयरन की करते हैं। नॉर्मली एक वयस्क व्यक्ति में 4 से 5 ग्राम आयरन होना चाहिए। लगभग 60 से 70% ऑफ दिस आयरन इज प्रेजेंट इन द हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में ही प्रेजेंट होता है मेन हिस्सा जो है आयरन का। आयरन स्टोर्स इन द लीवर, लीवर के अंदर भी आयरन स्टोर होता है, स्प्लीन में, बोन मैरो में। ठीक है, तो दिस इज अबाउट 30 to 35%। स्मॉल अमाउंट ऑफ आयरन आर फाउंड इन द मसल्स में भी प्रेजेंट होता है कुछ हिस्सा इसका। और एक्सोसिटी 2 से 10% जो आयरन है वो खाने से उसको पूरा करता है डिपेंडिंग ऑन इट्स नेचर, बट इन पर्सन हु आर डेफिशिएंट इन आयरन, और इंडिया में अधिकतर लोग के अंदर आयरन की डेफिशिएंसी देखी गई है। तो deficiency in iron, the amount absorbed increase 50% from the ingested food. So the main sites of the absorption are stomach and the upper part of the small intestine. तो आयरन का absorption पेट में होता है और छोटी आंत के ऊपरी हिस्से में होता है। जब आपके अंदर आयरन की कमी है तो आपके अंदर इसका एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है। There is a need of increased blood formation. आयरन इज स्टोर्ड इन द, ये हमने देख ही लिया ये कहाँ जमा होता है, आपके लीवर में, स्प्लीन में और इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में, दीवार में। तो इसका क्या काम है, और ये बाहर कैसे निकलता है आपके शरीर से? बाइल के द्वारा भी बाहर निकलता है, मल के द्वारा, स्किन के स्वेटिंग के द्वारा भी आयरन आपके शरीर से बाहर एलिमिनेट होता है। Iron is essential for life. It is necessary for the production of hemoglobin. मेन काम है हीमोग्लोबिन के बनने में। हीमोग्लोबिन इज कंपोज्ड ऑफ 4 आयरन कंटेनिंग हीम ग्रुप। एक हीम ग्रुप होता है एक हीमोग्लोबिन में जिसके अंदर 4 आयरन जुड़े होते हैं। हीम इज रिस्पॉन्सिव, और ग्लोबिन क्या है? वो एक प्रोटीन है। ठीक है, हीम और ग्लोबिन से मिलकर हीमोग्लोबिन बना है। तो ये ऑक्सीजन को कैरी करता है। तो द बेस्ट सोर्स ऑफ आयरन इज, आयरन के बेस्ट सोर्स क्या है? जितने भी अनाज हैं वो सब बहुत भरपूर मात्रा में के अंदर आयरन होता है। तो द बेस्ट प्लांट सोर्स आर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, जैसे लोटस स्टेम, फिश के अंदर आयरन काफी अच्छी, कैल्शियम आयरन भरपूर मात्रा में होता है। कॉलीफ्लावर, ग्रीन टर्निप, इन सब में भी ये काफी अच्छी मात्रा में आयरन पाया जाता है। मैम पालक में भी होता है ना? हाँ, तो आयरन की डेफिशिएंसी से आपके अंदर खून की कमी होती है, कुपोषण, इन्फेक्शन एंड एक्सेसिव यूज ऑफ ड्रग्स, केमिकल यूज करने अंदर बाद भी आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है। कई बार बहुत ज्यादा, जैसे कोई इंजरी हो गई, कोई एक्सीडेंट हो गया, ब्लड लॉस हो गया, काफी ब्लड बह गया, तब भी आयरन डेफिशिएंसी होती है। एनीमिया, खून की कमी, तो ये सब आयरन की कमी के कारण होते हैं। तो आयरन से भरपूर रिच चीजें आपको लेनी चाहिए। चावल, बाजरा, मक्की, गेहूं, इन सब में अच्छी मात्रा में प्रेजेंट होता है। अब हमारा लास्ट बचा है यहाँ पर फॉस्फोरस। फॉस्फोरस भी अकेले प्रेजेंट नहीं होता, फॉस्फोरस भी किसी न किसी के साथ ही, जैसे कैल्शियम या इन सब के साथ ही, हड्डियों और दांतों के लिए ही ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। और ये आपकी शरीर में ऊर्जा को मूव कराता है। तो ये नॉर्मली आपके सॉफ्ट टिश्यू में कैल्शियम के साथ प्रेजेंट होता है। आपकी हड्डियों, मांसपेशियों, नसों, इन सब के लिए फॉस्फोरस काफी जरूरी है, आपके पाचन के लिए। तो इसके भी सोर्सेज वही हैं, चावल, गेहूं, मिलेट्स, अलग अलग, तो ये सब भरपूर सोर्सेज हैं। जिसके अंदर फास्फोरस की कमी हो तो उसका वजन कम होने लगता है, ग्रोथ कम होने लगती है और वीकनेस रहने लगती है। तो हड्डियों में दर्द, कमजोरी, नसों में, ब्रेन में, ये सब डेफिशिएंसी ऑफ फास्फोरस दिखाता है। ठीक है, तो यह आपके यहाँ पे सिलेबस में 3 ही मिनरल्स का वर्णन है, तो हमने तीनों को पूरा कर लिया है यहाँ पर।
इसके बाद बारी आती है विटामिन की। विटामिन भी रासायनिक कार्बनिक पदार्थ हैं जो भोजन और अन्य से मिलते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, कुछ जल में घुलनशील होते हैं और कुछ वसा में घुलनशील होते हैं। जो वसा में यानी फैट डिसॉल्विंग मिनरल्स सॉरी विटामिन हैं, वो है विटामिन ए, डी, ई, के। ये 4 विटामिन वसा में घुलनशील हैं। विटामिन ए, डी और के। ए, डी, ई, विटामिन ई और के फैट सॉल्युबल विटामिन हैं। आपने देखा होगा जब विटामिन डी का अगर किसी ने आप में से किसी ने सप्लीमेंट लिया है कभी? यस मैम। तो उसको किसके साथ आप लेते हो? मैम एक छोटा सा बोतल होता है विटामिन डी का, उसको खाने के बाद ही लेते हैं किसी के साथ में। देखिए क्या होता है, विटामिन डी वसा में उसमें ऑयल ऑयल जैसा कुछ होता है ना, जो आप जिसकी बात कर रहे हो। जी तो मैम। यानी कि वो फैट के साथ ही लिया जाता है, किसी भी ऑयली या दूध के साथ। कुछ कई बार कुछ सेशे के रूप में भी होता है। जी मैम, वो टैबलेट होता है तो वो मिल्क के साथ लेने के लिए बोलते हैं, और वो छोटा सा जो बोतल होता है उसको वो ऐसे ही ले लेते मिल्क के साथ इसीलिए क्योंकि मिल्क के अंदर भी फैट होता है। तो वो पानी के साथ नहीं लिया जाता विटामिन डी कभी भी, तो पानी में वो घुलनशील नहीं है। तो ये सब सप्लीमेंट जो विटामिन है, विटामिन 4 विटामिन ए, डी, ई और के चारों वसा में घुलनशील हैं। और बी और सी, विटामिन बी, विटामिन सी, ये जल में घुलनशील है। तो यहाँ पे पहले विटामिन बी की बात की गई है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के रूप में प्रेजेंट होता है। विटामिन बी एक प्रकार का नहीं होता, कई प्रकार का, मतलब के कई मिलके विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। तो कौन कौन से हैं इनको जान लेते हैं। विटामिन बी 1, विटामिन बी 1 जिसको थायमीन कहते हैं। जिसको क्या कहेंगे, विटामिन बी 1 को थायमीन। विटामिन बी 2 को राइबोफ्लेविन। बी 2 को कहेंगे, क्या कहेंगे, राइबोफ्लेविन। बी 3 को नियासिन, नियासिन। बी 5 को कहेंगे पेंटाथोनिक एसिड। B6 पायरिडॉक्सिन। B8 बायोटिन। 5 और 6 का और जरा रिपीट कर देंगे। हाँ, मैं एक बार शुरू से आपको बता देती हूँ। B1 को थायमीन या थियामीन, कई बार थायमीन, थियामीन, ठीक है। B2 को राइबोफ्लेविन। B3 नियासिन, नियासिन। B5 पेंटोथेनिक पेंटोथेनिक एसिड। B6
पायरिडॉक्सिन, B8 बायोटिन, B9 फॉलिक एसिड, B12 साइनो, साइनोकोबालामीन, CYANO, साइनोकोबालामीन, कोबालामीन। ठीक है, तो ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, इन सबको मिलाकर कहा जाता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, किसी का कोई नाम मिस हुआ हो तो बता दें, फिर आगे चलेंगे। मैम लास्ट वाला थोड़ा सा बताइए। साइनो कोबाल एमीन। मैम ये जो आप सारे वाइटामिन के साथ नेम्स बता रहे हैं मैम, ये क्या नेम्स बता रहे हैं? ये इनके जो है केमिकल नेम है, जो केमिकल नेम है। ठीक है, ठीक है। तो मैम कर दीजिए एक बार, रिपीट करना है। लास्ट रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से नोट कर लेना। हाँ जी मैम। B1 थायमीन, B2 राइबोफ्लेविन, B3 नियासिन, B5 पेंटोथेनिक एसिड, B6 पायरिडॉक्सिन, B8 बायोटिन, B9 फॉलिक एसिड, B12 साइनो कोबाल एमीन, साइनो कोबाल एमीन। मतलब ऐसे तो एक ही नाम है, मैंने आपको समझाने के लिए इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया, अलग अलग मत लिखना इसको, एक ही नाम है। ठीक है, साइनो कोबाल एमीन। अब हो गया कंप्लीट। ओके, तो इनके काम भी बता देती हूँ। जो B1 है, इसको ये जल में घुलनशील है। B1 इसके सोर्सेज हैं मटर, अंडे की जर्दी और जितना नॉन वेजिटेरियन फूड, दूध, अनाज। ठीक है, मतलब आपके पास है ये लिखा हुआ, ये सोर्सेज, तो आप उसमें इसको देख सकते हैं। ठीक है, और ये आपकी नसों को ये रिलैक्स करता है। मेन काम क्या है B1 का? नसों को रिलैक्स करना। यहाँ पे B10 का भी जिक्र हुआ है। पीडीएफ में है। जो मैंने नहीं लिखवाए वो होते ही नहीं है। ठीक है, इतने ही होते हैं, इन्हीं को आप लिखेंगे। ठीक है, तो ये क्या कहा मैंने? B1 ये नसों को रिलैक्स करता है। ठीक है, नसों के लिए जरूरी है। B2 ये आपकी स्किन के लिए जरूरी है। आपकी स्किन, बालों के लिए, नाखून, बालों का टूटना, स्किन में पिंपल, ब्लैक हेड, व्हाइट हेड, इसकी राइबोफ्लेविन की कमी से ही होते हैं। इसे ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है। स्पेशली आपकी आंखों के लिए, आपके बाल, स्किन, इन सब के लिए B2। ठीक है,
B3 भी स्किन इरप्शंस के लिए है, आपके जो हार्ट है उसके लिए जरूरी है, नसों को भी मतलब वो करता है, रिलैक्स करता है। ठीक है, हार्मोन्स के लिए भी जरूरी है B3, सभी हार्मोन्स को नॉर्मल रखने के लिए। ठीक है, इसके बाद बारी आती है D5। D5 को एंटी स्ट्रेस हार्मोन कहा जाता है, एंटी स्ट्रेस। तो ये आपके तनाव को कम करता है। ठीक है, पेंटाथोनिक एसिड एंटी स्ट्रेस विटामिन B5, पेंटोथेनिक एसिड। B6 पायरिडॉक्सिन, ये एक वर्सेटाइल विटामिन है, यानी कि ओवरऑल आपकी पूरी हेल्थ के लिए जरूरी है B6। D8 आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, आपकी इम्यूनिटी के लिए जरूरी है, ब्लड के लिए जरूरी, हाँ इम्यूनिटी के लिए लिखेंगे। B9 फॉलिक एसिड, ये आपके अंदर खून की कमी को पूरा करता है। और लास्ट में B12, ये आपके ग्रोथ को, ब्लड को, इन सब के लिए जरूरी होता है। ठीक है, तो बस। मैम B9 का थोड़ा रिपीट करेंगे क्या? वो फोन आया था तो इसलिए मैं सुन नहीं पाई। एनीमिया यानी खून की कमी को पूरा करता है। बाकी इसमें और किसी का भी वर्णन नहीं है, बी को ही आपके यहाँ पे पूरा बताया गया है। और ठीक है, ये मैंने आपको पूरा करा दिया। बी मैंने सारे करा दिए। ठीक है, बी के जितने भी होते हैं सारे लिखवा दिए मैंने। मैम B6 और एक बार। B6 पायरिडॉक्सिन होता है, ये वर्सेटाइल विटामिन है, यानी कि आपकी पूरी हेल्थ के लिए ये बहुत जरूरी होता है, हड्डियों, मांसपेशियों, नसों के लिए, आपकी इम्यूनिटी के लिए, हर चीज के, पाचन के लिए, हर एक चीज के लिए। अब आते हैं पेज नंबर 36। संतुलित आहार की विभिन्नता। विभिन्न व्यक्तियों को अनेक कार्य के अनुसार भोजन में विभिन्न पौष्टिक तत्वों की भिन्न भिन्न मात्रा में आवश्यकता होती है, जो निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है। यानी कि सबकी जरूरत अलग अलग है। किन बातों पर निर्भर करती है? आपकी आयु पर। बाल्यावस्था में जब शरीर विकसित हो रहा होता है, जब वसा, प्रोटीन इनकी ज्यादा जरूरत होती है। वृद्धा अवस्था में पाचन शक्ति दुर्बल हो जाती है, तो इनकी आवश्यकता भी कम हो जाती है। जलवायु यानी कि शीत प्रधान देशों में ग्रीष्म प्रधान देशों की अपेक्षा ताप का अधिक उपयोग होता है, अतः शीत प्रधान देशों में की अपेक्षाकृत अधिक भोजन, जहां ठंडे देश हैं, जहां ठंडी जगह हैं, वहां ज्यादा भोजन की आवश्यकता होती है, क्योंकि वहां पे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है। तो इसलिए ज्यादा एनर्जी चाहिए तो ज्यादा भोजन चाहिए। जहां गर्म देश हैं, गर्म एरिया हैं, या गर्मियों का समय है, तो वहां पे हमारी आवश्यकता कम हो जाती है ऊर्जा की, तो भोजन की आवश्यकता भी कम हो जाती है। ठीक है, तो जलवायु के ऊपर भी भोजन की जो रिक्वायरमेंट है वो निर्भर करती है।
लिंग यानी कि महिला या पुरुष, इस बात पर भी भोजन की रिक्वायरमेंट कम या ज्यादा हो जाती है। स्पेशली पुरुषों को ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो भी कुछ इस तरीके से होता है कि जिससे उनकी रिक्वायरमेंट बॉडी की ज्यादा होती है खाने की। तो परिश्रम, बाकी परिश्रम पर निर्भर करता है, आप कितनी मेहनत करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी कितनी है, आपका शारीरिक मेहनत कितनी है, तो उसके ऊपर भी भोजन या आहार आपका निर्भर करता है। ठीक है। कृषकों का प्रचलित आहार प्रतिरूप। एक मिनट में आती हूँ, एक सेकंड। तो हम हैं कृषकों का प्रचलित आहार प्रतिरूप। प्रस्तुत शोध में इस शीर्षक के अंतर्गत कृषकों यानी किसान के आहार प्रतिरूप का विश्लेषण किया गया है। इसके लिए सर्वेक्षण से प्राप्त खाद्य पदार्थों को 3 प्रमुख वर्गों में विभाजित किया गया है। प्रथम, मुख्य खाद्य पदार्थ, द्वितीय सहायक खाद्य पदार्थ, तृतीय विशिष्ट खाद्य पदार्थ। मुख्य खाद्य पदार्थ तो सभी वर्गों द्वारा सामान्यतः पेट भरने के लिए ग्रहण किए जाते हैं। मुख्य यानी कि जैसे कार्बोहाइड्रेट सोर्स आता है, जैसे रोटी चावल, तो ये मुख्य है, ये पेट भरने के लिए ग्रहण किए जाते हैं। ये पदार्थ न केवल प्रचुर मात्रा में ग्रहण किए जाते हैं, बल्कि लोगों के भोजन में इन पदार्थों की भागीदारी भी सर्वाधिक होती है। तो आपकी प्लेट में सबसे ज्यादा हिस्सा रोटी या राइस का होता है। ये ऊर्जा देने वाले पदार्थ हैं। तो खाद्य पदार्थों में एक वर्ग से दूसरे वर्ग की भिन्नता कम देखने में मिलती है, परंतु तुलनात्मक रूप से छोटे कृषक परिवारों तथा बड़े कृषक परिवारों में यह भिन्नता अधिक दिखाई देती है। यानी कि फाइनेंशियल रूप से, उदाहरण के लिए रोटी दाल विभिन्न वर्गों में प्रमुख खाद्य पदार्थ के रूप में प्रचलित है, परंतु भात सामान्यतः सीमांत कृषक, लघु और लघु मध्यम कृषकों में मुख्य आहार के रूप में प्रचलित है। जबकि मध्यम और बड़े जो कृषक है, यानी कि फाइनेंशियली जो जितना रिच है, उसमें चावल का स्थान जो है वो गेहूं ले लेता है, रोटी ले लेती है। तो यह वर्ष के केवल कुछ ही दिनों में चावल के रूप में दोपहर के भोजन में लेते हैं चावल को, जो संपन्न किसान कह सकते हैं। तो वो चावल पर कम निर्भर होते हैं, उनका खान पान में काफी अंतर देखा जाता है। रात्रिकालीन भोजन के साथ यदा कदा ही सेवन होता है। सब्जियां, जिन्हें क्षेत्रीय भाषा में तरकारी कहते हैं, बड़े तथा मध्यम आकार वाले कृषक परिवारों में मुख्य खाद्य पदार्थों के रूप में प्रचलित है, जबकि सीमांत और छोटे आकार वाले कृषक परिवारों में सब्जियां पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से दाल की के स्थान पाई जाती है। तो यानी कि इस तरीके से भोजन जो सब्जियां हैं बड़े तथा मध्यम कृषक परिवारों में काफी मात्रा में खाई जाती है, काफी प्रचलन है। जैसे जैसे फाइनेंशियल कंडीशन आपका लो होता है तो सब्जियों का उपयोग कम हो जाता है और दाल का उपयोग वहां बढ़ जाता है। तो यानी कि फाइनेंशियली रूप पर काफी भोजन निर्भर करता है, किस तरीके से खाना की प्लेट बदल जाती है। अन्य
प्रमुख खाद्य पदार्थों में सीमांत तथा छोटे कृषक परिवारों में मांसाहार अधिक प्रचलित है, जबकि बड़े कृषक परिवारों में मांसाहार कम प्रचलित है। मुस्लिम परिवारों में मांसाहार प्रमुख मुख्य खाद्य पदार्थों के रूप में प्रचलित है, जिसे बकरे का मांस, मछली, पक्षियों के मांस में प्रमुखता रहती है। कुछ लोगों में अंडे का सेवन का भी प्रचलन देखा गया है। विभिन्न वर्गों के भोजन संबंधी आदतों में प्रचलित कुछ विशेष खाद्य पदार्थों को शामिल किया जा सकता है, जिसमें पराठा, खिचड़ी, ये सभी चीजें शामिल हो जाती हैं। सत्तू, मेहरी, गादा, कोहरी आदि ये सब छोटे कृषक परिवारों में प्रातःकालीन भोजन यानी नाश्ते के रूप में लिए जाते हैं, जबकि बड़े कृषक परिवारों में हलवा, पूड़ी, दही, सत्तू इस तरीके की खान पान में बदल जाता है। इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि कठिन परिश्रम के कारण सभी वर्गों में ठोस आहार लेने का प्रचलन है। एक अन्य महत्वपूर्ण वर्गीकरण में सहायक खाद्य पदार्थ आते हैं, जिनको सूची नंबर 1 में दर्शाया गया है। ये खाद्य पदार्थ या तो सलाद बदलने के लिए मुख्य पदार्थों के साथ सेवन किए जाते हैं, या फिर भोजन को की मात्रात्मक मतलब मात्रा बढ़ाने के लिए भी इन खाद्य पदार्थों का उपयोग किया जाता है, जो अनजानी ही शरीर की अम्लीय आवश्यकताओं की आपूर्ति करने में सहायक होते हैं। इन पदार्थों का सेवन सभी लोगों द्वारा समान रूप से नहीं होता। इनका सेवन अत्यंत सीमित लोगों तक ही रहता है। सर्वेक्षण में यह पाया गया कि अचार, चटनी, मट्ठे का प्रचलन इसकी उपलब्धता के आधार पर लगभग सभी वर्गों में पाया गया है। ठीक है, तो ये सब साइड फूड के रूप में यूज होते हैं। ठीक है, तो अभी हम आज का टॉपिक यहीं तक रखते हैं। 5 मिनट यहाँ पर आपकी क्वेरीज के होंगे। 5 मिनट में जो भी आपकी क्वेरीज हैं आप उनको पूछ सकते हैं। मैम, ये नंबर 2 कृषकों का प्रचलित आहार प्रतिरूप में ये थोड़ा एक्चुअली में समझ में नहीं आया बिल्कुल, जो कि है मध्यम वर्गीय कृषक। देखिए सिंपल सा टॉपिक है, तो सेम होता है ना, फार्मर तो सेम होते हैं ना, तो इसमें कैटेगरी बताया गया है। उसमें यहाँ पे बात की गई है कि कृषक तो बात कह दी गई, आप किसी भी तरीके से देख लो। ठीक है, आप मान लो कृषक की बात ना भी करें, अगर हम एक सामान्य समाज की बात करते हैं तो एक जो बहुत ही संपन्न परिवार है, आप छोड़ दो कि हम कृषक की बात कर रहे हैं, आप एक संपन्न परिवार, एक मध्यम परिवार और एक गरीब परिवार, हम 3 को लेते हैं। इन तीनों के भोजन में अंतर होता है। यहाँ पे ये बताया गया है कि जो संपन्न परिवार है उस कैटेगरी में यह लोग राइस को कंपेयर किया गया, कंपैरेटिवली कम खाते हैं या कम खाना पसंद करते हैं, या जो राइस है गरीब परिवार को आसानी से सस्ते में उपलब्ध हो जाता है, जिससे कि उसके पूरे परिवार का मतलब पेट अच्छे से भर सके अच्छी तरीके से। तो बाकी एरिया वाइज भी डिपेंड करता है, जैसे कि राइस सभी कोस्टल एरियाज में काफी खाया जाता है, या फिर जैसे वेस्ट बंगाल इधर भी काफी खाया जाता है। तो एरिया वाइज भी खान पान बदलता है, लेकिन हाँ फाइनेंशियल आपकी उसके अनुसार भी खान पान बदलता है। ठीक है, तो ये जैसे
सैलेड है उसका शामिल हो जाना, फलों का, सलाद का शामिल हो जाना, या बहुत सारी चीजें हैं। तो इस तरीके से फाइनेंशियल कंडीशन पर खाने में बदलाव आता है। बेसिकली ये यहाँ पे कहा गया है, ठीक है। कृषक की बात तो यहाँ पे उदाहरण के तौर पे ली गई है। नॉर्मली अगर आप इसको ऐसे बांट सकते हैं, एक मध्यम परिवार और एक गरीब परिवार, तीन कैटेगरी में आप ले सकते हैं। और तीनों की प्लेट को आप जो है खाने की प्लेट उसको कंपेयर किया गया है यहाँ पर, ठीक है। तो तीनों लेवल में जो खाने की प्लेट है उसमें बदलाव देखा जाता है ये पैसे के आधार पर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। मैम पराठा खिचड़ी तो ये समझ में कुछ रीजनल भाषाओं के किसी खाने के नाम हैं, तो इनके बारे में मैं नहीं जानती हूँ। बाकी मैं इसके बारे में सर्च करके आपको नेक्स्ट क्लास में बता सकती हूँ, ठीक है। ओके। तो कई बार क्या होता है कि रीजनल लैंग्वेज इनको किसी और नाम से अलग अलग राज्यों में जाना जाता है, लेकिन क्या किन खाद्य पदार्थों के नाम हैं वो मैं नहीं अभी जानती हूँ, तो उसको मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बता पाऊंगी। ओके, तो अभी आप मुझे बताएंगे कि जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं। मैम बी और मैम बी और सी। कौन कौन? हाँ, 4 विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं, ठीक है। तो इनको फैट के साथ ही लेना चाहिए अगर आप इनका सप्लीमेंट भी लेते हैं। अब विटामिन बी और सी, इनके अगर आप सप्लीमेंट लेते हैं उनको दूध के साथ नहीं लेना चाहिए, उनको पानी के साथ, क्योंकि वो पानी में घुलनशील है, ठीक है। तो अब आप ये बात क्लियर हुई। ओके, नाउ मिनरल्स की बारी आती है। यहाँ पर आप मुझे बताएंगे कि फास्फोरस का क्या काम होता है। मैम अस्थिया और दांतों के लिए सहायक होता है। किसके साथ मिलकर ये मतलब काम करता है? मैम स्नायु के साथ। नहीं, स्नायु के साथ तो किस दूसरे तत्व के साथ या किस दूसरे खनिज के साथ? ये कैल्शियम। हाँ, कैल्शियम के साथ। कैल्शियम के साथ। तो ये सब मिलकर ये अकेले अकेले प्रेजेंट काम होते हैं, ये नॉर्मली कॉम्बिनेशन में ही पाए जाते हैं, ठीक है। आयरन किसके लिए जरूरी होता है, या आयरन का मुख्य कारण क्या है? ब्लड इम्प्रूव के लिए। ब्लड के लिए क्या? हेमोग्लोबिन बनाना, रेड ब्लड। हाँ, तो हीमोग्लोबिन का फॉर्मूला भी बताया था, हीम और ग्लोबिन। तो ग्लोबिन क्या है और हीम क्या है? ग्लोबिन एक प्रोटीन है और हीम जो है इसमें आयरन के सारण जुड़े होते हैं, तो हीमोग्लोबिन बनता है। हीमोग्लोबिन का काम क्या है? मैम ब्लड को साफ करना। हम ब्लड का भी काम बता सकते हो, आपकी ब्लड का काम क्या है? ऑक्सीजन ऑक्सीजन
ऑक्सीजन को कैरी करना, मतलब ऑक्सीजन को का ट्रांसपोर्ट का काम करता है ब्लड। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन के साथ ब्लड ऑक्सीजन आपका मूव करता है। ठीक है, ओके। नाउ लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपके लिए आज है, इसमें आप मुझे बताएंगे, 1 सेकेंड। अच्छा ठीक है, आप मुझे बताइए कि जो विटामिन बी है वो किस रूप में पाया जाता है? मतलब कॉम्प्लेक्स के रूप में पाया जाता है, कितने प्रकार के होते हैं? राइबोफ्लाविन। मैम फिर से ये क्वेश्चन रिपीट कीजिए ना। बी कॉम्प्लेक्स में कितने प्रकार के विटामिन प्रेजेंट होते हैं? 8 होते हैं मैम। यस, तो इसमें जो एंटी स्ट्रेस हार्मोन है वो कौन सा एंटी स्ट्रेस विटामिन? मैम B5। B5। और आपकी स्किन या स्किन के लिए, हेयर के लिए B2 कौन सा मैम, विटामिन? B2। B2 एंड B3 भी होता है। हाँ हाँ, ठीक है। सो इस तरह आप कल विटामिन्स को अच्छे से पढ़कर आइएगा। कल को विटामिन से रिलेटेड मैं आपसे यहाँ पे क्वेश्चन करूंगी। और मैम विटामिन B12 का थोड़ा फिर से बता दीजिए। B12 इसका मेन काम जो है आपके ब्लड सेल्स को बनाना और आपकी ग्रोथ में इसका महत्वपूर्ण रोल देखा गया है। थैंक यू मैम। नसों में कमजोरी आती है, विटामिन B12 की कमी से नसें कमजोर होती हैं। नसों के लिए विटामिन B12 बहुत जरूरी है। ओके, नाउ प्रार्थना, सॉरी, शांति पाठ। मैम मेरे यहाँ से साउंड हो रहे हैं थोड़ा, मैं कर नहीं पाऊंगी। अच्छा ठीक है, तो आज प्रार्थना कौन करेंगे? सॉरी, मतलब शांति पाठ। मैम मेरा वीडियो बंद रहेगा, मैं कर दूं? ठीक ठीक। जी मैम। कमर गर्दन सीधे, नमस्कार स्थिति में आ जाए। 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।